नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम कुछ चुनिंदा केसेस आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गए थे। स्कूल कॉलेज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। इन्हीं शिक्षा केंद्रों में हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद रखी जाती है। यही वो जगह होती है जहां हम अपने परिवार के अलावा बाहर की दुनिया से और अजनबियों से संपर्क में आते हैं। कुछ अजनबी हमारे लिए अजनबी ही रह जाते हैं, कुछ अजनबी दोस्त बन जाते हैं और कुछ हमारे दुश्मन बन जाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आ रहे हैं जो अपनी तरह का पहला ऐसा अपराध था जिसने न सिर्फ देश की राजधानी को बल्कि पूरे देश को सख्ते में डाल दिया था। यह केस है देश की राजधानी नई दिल्ली का, जहां एक ऊंचे ओहदे पर नियुक्त एक पुलिस ऑफिसर के बेटे को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी पाया गया। इस केस में न्याय मिलना दुर्लभ और एक नामुमकिन सा सपना लग रहा था। मीडिया और नागरिक पहली बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और साथ मिलकर पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से सवाल कर रहे थे। ये एक ऐसा और पहला हाई प्रोफाइल व्यक्तिगत केसेस में से एक था जहां तहकीकात की कमान को संभालने के लिए सीबीआई को बुलाया गया था। लेकिन ये एपिसोड देखते हुए हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या इस अपराध को टाला जा सकता था, और अगर हां तो कैसे? क्या न्याय की घोषणा में तेजी लाई जा सकती थी, और अगर हां तो कैसे? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा देश एक बेहतर और सुरक्षित देश बन सके? सुदर्शनी मंटू वर्सेस सतीश सिन्हा केस में अदालत ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितिक प्रमाण के तौर पर मिले सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सतीश सिन्हा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। सर, सतीश सिन्हा जैसे क्रिमिनल का इस तरह से बरी हो जाना, इतने घिनौने क्राइम को बेनिफिट ऑफ डाउट के नाम पे बरी कर देना, क्या प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर रहा? आपको लगता है ये फैसला सही है? सतीश सिंह सतीश जी, क्या आपने पुलिस कार अपना जुर्म कबूल किया था? क्या वाकई पुलिस झूठ बोले? सच्चाई क्या है, बताएं। सर, क्या ये सच है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे उठाए? क्या ये भी सच है कि आपके पिताजी जो पुलिस में बड़े ओहदे पे, आपने उनका ही फायदा उठाया है? सर प्लीज बताइए सर। कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हैं सर? कुछ तो बोलिए सर। मंटू जी, बहुत बुरा लगा सुनकर। सुदर्शनी बिटिया के केस में उस सतीश सिन्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। लगता है सब मिले हुए हैं, दिमाग लग गया पूरे सिस्टम में। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? बोलिए। हम केस हार गए। आज का बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे 3 मामूली शब्द सतीश सिन्हा या उस जैसे अपराधी को आजाद कर सकते हैं? क्या यह सीबीआई की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा धब्बा नहीं है? क्या देश के नागरिकों को इसी फैसले की उम्मीद थी? हर तरफ इस केस की चर्चा हो रही है और सबके मन में एक ही सवाल है कि यह आया हुआ फैसला क्या यह देश स्वीकार करेगा?
जब मैं पहले घर आता था तो फौरन मुझे पकड़ लेती थी और मुझसे कहती थी, पापा मेरे लिए क्या लाए? मैं कहता, बेटा देख ये लाया, ये लाया। आज बिल्कुल खाली हाथ आया हूं। अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। पिछली बार वकील साहब ने कहा था कि अगली तारीख का इंतजार करो, तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ मिला। मैं अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। सुदर्शनी बेटा, मैं हार गया। घटना के 3 साल बाद आज सेशन कोर्ट से फैसला आता है और फैसला पक्ष में नहीं जाता है। सारा देश इस फैसले का इंतजार करता है और अब इस फैसले पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या इस फैसले को मंटू परिवार स्वीकार करेगा या फिर उच्च न्यायालय की तरफ अपील करेगा। नहीं सुदर्शनी, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। जब तक मैं तुम्हें इंसाफ न दिला दूं, जब तक वो सतीश आजाद है, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा बेटा। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। अभी तो तू हम दोनों का दिल बहला रही है, लेकिन कल को दिल्ली जाएगी तो कौन हमारा दिल बहलाएगा? क्या मम्मी, ये क्यों रोने धोने वाला सीन है? पापा, मम्मी को बोलो ना ये रोने धोने वाला सीन मत करे। मैं दिल्ली जा रही हूँ, देश छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ। और वैसे भी मैं एक बार जब लॉयर बन जाऊंगी तो आप लोगों ने तो दिल्ली आना ही है ना? और उसके बाद ना आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना, ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके। और फिर हम रात को सेलिब्रेट करेंगे और क्या बोलेंगे? इनजस्टिस इन एनी वे इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। फ्रेशर, राइट? हाँ, यस। पेपर सबमिट करने? हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना है। कम दिस वे। थैंक यू। सेकेंड में। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सुनना तो नहीं, आई एम हंग्री। चलना कैंटीन चल के कुछ खाते हैं। नहीं यार, मुझे घर जल्दी जाना है। वो चाचा जी के साथ ना मार्केट जाना है। हाँ फिर यार, में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और तुझे पता है इस कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने बड़े बड़े लॉयर है ना, यहीं के समोसे खा के बने। इट्स सो यम। अब यहीं हर दिन पक्का? पक्का, डन। भैया कितने पैसे हुए समोसों के? मैडम आपके पैसे मिल गए। वो भैया जी बैठे हैं ना, उन्होंने पैसा दे दिया। ओके।
आपने हमारे समोसों के पैसे दिए? यस आई डिड। जूनियर हो नहीं हो तो आज की ट्रीट हम सीनियर्स की तरफ से, ओके? पर हम तो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं। सतीश सिन्हा, लॉ फाइनल ईयर। ओह, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। हाय, आई एम सुदर्शनी मंटो। क्या सुदर्शनी? सुदर्शनी मंटो। सुदर्शनी, मीट माय फ्रेंड्स रोहित एंड अंकिता। हाय। सुदर्शनी राइट? कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करना, हम सीनियर्स तुमको यहीं मिलेंगे। थैंक यू। भाई आपका तो नंबर लग गया, सही जगह हाथ मारा है आपने। चट, कुछ भी बोलता है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय आपके लिए। आपने अभी तक गोलियां नहीं खाई? गोलियां तो बहुत खाई हैं बेटा, लेकिन अब ये गोलियां मुझे खा रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? टाइम पर गोलियां खाना बहुत जरूरी है। हाथ कीजिए। चाय लीजिए। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। हाय। हाय। कौन सी बुक ढूंढ रही हो? लर्निंग द लॉ बाय ग्रैनविल विलियम्स, पर मिल ही नहीं रही है। नहीं मिल रही? नहीं। एक मिनट जरा। अरे मैडम जी, जैसा पता करना ये बुक किसके पास है, कौन सी बुक है? ग्रैनविल विलियम्स। वो बुक तो मदन कुमार के पास है। किसके? मदन कुमार के पास, और उसका रिटर्न करने का टाइम तो निकल चुका है। आप परेशान मत हो, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी। आज शाम को? अब इट्स ओके, आप टेंशन मत लो, जब रिटर्न होगी तो मैं खुद ही ले लूँ। अरे आप टेंशन मत लो, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। हाय सुदर्शनी, ये तुम्हारी बुक मैंने मेरे नाम पे ली है, तो वापस करने का टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ना पूरी। थैंक यू। ये वेलकम। हाय। हाय। आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? वो एक्चुअली यही बगल में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे मिलके जा रहा था तो आपकी गाड़ी देखी, फिर अचानक आप भी दिख गई। आज कार छोड़िए ना, मैं ड्रॉप करता हूँ ना। नो थैंक्स, वो एक्चुअली मानसी मेरा वेट कर रही होगी तो मुझे वहीं जाना है। थैंक यू। क्या हुआ? चल मैं तेरे को बात बताऊं। लेकिन क्यों? सुदर्शनी, 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 सुदर्शनी। लगता है भाभी काफी नाराज लग रही है। बुलेट ज्यादा तेज तो नहीं चलाई थी तुमने? हेलो मम्मी, कैसे हो आप? अरे आप दिल्ली कब आ रहे हो? आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है ना? अच्छा, एक बात बता बेटा, तू हमें दिल्ली जाके भूल गई? हाँ, जस्ट जोकिंग मम्मा। अच्छा अब ये बताओ कि आप आ कब रहे हो? बहुत जल्दी आती हूँ।
अच्छा सुन, तू खाना तो ठीक से खाती है ना? और पढ़ाई पढ़ाई कैसे चल रही बेटा? पढ़ाई सब मस्त चल रही है, बस यहाँ पे ना थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होता है और कुछ नहीं। जल्दी चल। हाँ चल तो रही हूँ। टायर पंचर मानसी। ले सुदर्शनी, इधर का भी पंचर। यार ये आज ही होना था क्या? और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं यार। मैं नहीं मेरी वजह से लेट नहीं हुआ, मुझे मत बोलना प्लीज। हाँ हाय सुदर्शनी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही। कुछ नहीं, वो गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। तो कोई बात नहीं सुदर्शनी, मैं छोड़ दूंगा तुमको। नो थैंक्स। इट्स ओके, मैं उधर ही जा रहा हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा तुमको। नो आई रियली अप्रिशिएट, बट बाहर ऑटो खड़ा है, हम लोग चले जाएंगे। थैंक यू। अरे मैं देखता हूँ सुदर्शन। हेलो हेलो, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हेलो हेलो सुदर्शनी, सतीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रही हो, लगता है पढ़ाई जोरों में चल रही है। हाँ वो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इसलिए। ओके ओके ओके, तो कल कॉलेज आओगी ना? आई डोंट नो, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, सो बाय। अरे सुनो। मैं? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अंकल सतीश। क्या कर रहे थे यहाँ? वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है तो वही ठीक कर रहा था। देखो बेटा, ऐसा है, सुदर्शनी की सगाई वहाँ शिमला में तय हो चुकी है, तो अब उसका पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और उसे फोन भी मत किया करो। जी। सुदर्शनी, आई लव यू। देखो मुझे पता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई है, लेकिन एंगेजमेंट टूट भी तो सकती है अगर तुमको मुझे जैसा प्यार करने वाला मिल जाए तो। सुदर्शनी, मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड स्टॉप फॉलोइंग मी। आगे से कुछ किया ना, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? माँ, तुमको तुम्हारे ससुर जी मिलेंगे, मेरे पिताजी। कानून किसी के पिताजी का नहीं है, वो सबके लिए इक्वल है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और तुम मुझे ना डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आगे से ऐसा किया ना तो मैं सच में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, एंड आई मीन इट। ओके सर, मुझे कॉलेज पास आउट हुए सतीश सिन्हा के खिलाफ कंप्लेन करनी है। सर, सतीश सिन्हा कॉलेज से पास आउट है, लेकिन वो फिर भी कैंपस में आता है। मैं उसको इग्नोर करती हूँ पर वो फिर भी मुझे परेशान करता है। सर आप प्लीज़ कोई एक्शन लीजिए। डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम पर्सनली। ओके सतीश, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, तुम जो भी कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। फोकस ऑन करियर, यू हैव ब्राइट फ्यूचर, और फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? सर ज़रूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, मैं तो बस जूनियर्स की हेल्प करता हूँ और आई थिंक उनको कोई गलत फहमी हुई है, वरना आज तक मेरी कोई कंप्लेन आई है आपके पास? बट सर ये ऑब्जेक्शन तो बेसलेस है और मेरा रिजल्ट क्यों रोक लिया गया है? देखिए मिस सुदर्शनी, हो सकता है
लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो आई नीड टू गेट योर एक्सप्लेनेशन। सर मैं एक साथ 2 कोर्स नहीं कर रही हूँ सर। आई फिनिश माई मास्टर्स इन 1991 और अभी मैंने लॉ में एडमिशन लिया है। अगर ये सच है तो आप जल्द से जल्द पेपर सबमिट कर दीजिए एंड कलेक्ट योर रिजल्ट। शिमला से आकर इतना अच्छा घर ढूंढ के दिया तेरे मम्मा ने रेंट पे तुझे। वो तो है, और पता है किस लिए? ताकि मुझे स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो। तो यार मुझे सिविल प्रोसीजर याद ही नहीं हो रहा है, इसमें इतने डूज एंड डोंट्स है ना। गॉड सेम यार, और ऊपर से घर पे कोई है भी नहीं। आई हैव टू कुक। तो ऑर्डर कर लेना बाहर से, क्या प्रॉब्लम है? वैसे अंकल आंटी कब आ रहे हैं? आई डोंट नो, आने ही वाले होंगे। तू एक काम करना, यहीं पे ही रुक जा, साथ में कोर्स स्टडीज करेंगे। प्लीज ना, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, जाना पड़ेगा प्लीज। प्लीज ना, प्लीज रुक जा यार। सुदर्शनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सो शेमलेस यार, परेशान करके रख दिया है इसने मुझे यार। तू रिलैक्स कर, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ मानसी, मुझे सुदर्शन से बात करनी है। उसने कॉलेज में मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। मैंने उसको बोला मैं उससे प्यार करता हूँ और कोई मजाक नहीं करता। शी इज एंगेज्ड, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो उसका पीछा। इन सब चक्रों की वजह से बेचारी पढ़ भी नहीं पा रही है ठीक से। अरे मैं हेल्प करूंगा उसकी पढ़ाई में। सुदर्शन में तुमको हेल्प करता हूँ ना पढ़ाई में। सुदर्शन में तुमको हेल्प कर। सुदर्शन, बात सुनो। उसको बोलो ना, मैं उसको हेल्प कर दूंगा पढ़ाई में। एक बार मिलवा दो ना प्लीज। प्लीज लीव हर अलोन। पूरे कॉलेज में उसकी बेइज्जती हो रही है। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। हाय हाय, अरे रोको ना, मुझे बात करनी है। हेलो, अरे कांच तो नीचे करो, मुझे बात करनी है भाई। हेलो, कांच नीचे करो, बात करनी है मुझे तुमसे बात करनी है। कांच नीचे करो, बोल रहा ना। सतीश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गाड़ी से उतरो। सतीश, मैंने बोला मेरी गाड़ी से उतरो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, गाड़ी से उतरो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सतीश? मेरी चाबी। सतीश मेरी चाबी दो। सतीश मेरी चाबी। सतीश, सतीश मेरी चाबी। सतीश, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम यह है कि मैं उसको बोल चुकी हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आज से सारी हदें ही पार कर दी है उसने। ठीक है, आप अपना कंप्लेन लेटर हमको दे दो। ये रहा मेरा माफीनामा। अब मैं जाऊं? अभी एनसी नहीं फाइल किए और आगे से मुझे फिर से कंप्लेन नहीं चाहिए। लॉयर हो, कहीं तुम्हें खुद लॉयर की जरूरत न पड़ जाए। जा सकते हो। ठीक है सर, आगे से ख्याल रखूंगा। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बात हो रही है। चल ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय बाय। सुदर्शनी, सुदर्शनी, सुदर्शनी बात सुनो। सुदर्शनी, बोल रहा हूँ बात सुनो ना। तुमको आवाज दे रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच सुदर्शनी। हाथ छोड़ मेरा। देखो सुदर्शनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए सिर्फ हाथ पकड़ा हूँ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो किसी की नहीं होने दूंगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर हम सीरियसली फेड अप, आप प्लीज कुछ कीजिए उसके अगेंस्ट। मेरा कॉलेज जाना तो क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये रहा मेरा कंप्लेंट लेटर।
ये रहा मेरा माफीनामा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुदर्शनी ने जब पहली बार पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी तब पुलिस ने सतीश सिन्हा से एक माफीनामा लिखवाकर उसे छोड़ दिया था कि वो आइंदा कभी सुदर्शनी को तंग नहीं करेगा। लेकिन यहां सीधा सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी कार्यवाही करने में पुलिस को सतीश के साथ और सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था? हम में से कई लोग इस बात को भी मानेंगे कि पिता के पुलिस में ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से सतीश के साथ पुलिस का रवैया नर्म था, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सतीश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए पुलिस उसके साथ नर्म थी। वो भला इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकती थी कि सतीश किस हद तक जा सकता है? कारण चाहे कोई भी हो, इस केस के लिए कम ही थे। सतीश पर इस केस में आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सतीश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सुदर्शनी का पीछा करना नहीं छोड़ा। सच तो यह है कि उसने इसे अपने अहम का सवाल बना लिया था और अब वो अपनी कोशिशों में और ज्यादा होशियार और तीव्र हो गया था। कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सुदर्शनी को नजरअंदाज किया था, लेकिन खुद सुदर्शनी और उसके माता पिता ने भी अपने अधिकारों की अनदेखी की थी। वो सतीश पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। किसी को राजी करने में और किसी का पीछा करने में कानूनन फर्क भी है, लेकिन हमारे देश में यही वो वक्त था जब ये लकीर मंद पड़ रही थी। ये लो, ये भीड़ काहे की इतनी? क्या हुआ है? हा? क्या हुआ? पता नहीं। अरे कौन है आप लोग? किधर जा रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर। हमारा घर है। हाँ गुड़िया, 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 गुड़िया। हमारी सुदर्शनी को इंसाफ मिलना चाहिए। उस राक्षस को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। आपको कुछ करना होगा, आपको उसे न्याय दिलाना होगा। ठीक है तुमने, मैं उस कमीने को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुदर्शनी, सुदर्शनी, आई लव यू, आई लव यू सुदर्शनी। रोको ना गाड़ी। सुदर्शनी, मुझे तुमसे बात करनी है, गाड़ी रोको ना। Are you out of your mind? चाहते क्या हो तुम? हाँ, तुमने दिमाग खराब करके रख दिया है। कभी मुझे फॉलो करते हो, कभी मेरी गाड़ी को फॉलो करते हो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, आई लव यू। Will you be my Valentine? Are you retarded? तुम्हें एक बारी ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? I said no. No का मतलब नहीं। That's your Valentine. छोड़ कैसे दिया? वो तो बोल रहे थे कि वो बचेगा ही नहीं। दरिंदा था वो, इतनी बेरहमी से तो कोई जानवर को भी ना मारे। तो कुलविंदर कितने जा रही हैं? पीजी के घर जा रही है। माहौल बहुत खराब है, मैं तेन छड़ देना। चल, क्या कुड़ी नहीं बने पड़ा। चल। ये साला पुलिस और कोर्ट ना अपने लिए नहीं है, बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। ये फैसला ठीक नहीं हुआ है, एक दिन ऊपर वाला सही फैसला करेगा। साला क्लियर केस था, लग रहा था सजा हो जाएगी, पता नहीं क्या हुआ। सर सारे एविडेंस, सारे विटनेस, सब कुछ सतीश के खिलाफ था, फिर भी कोर्ट ने छोड़ दिया। पर क्यों सर?
बेनिफिट ऑफ डाउट। कानून की किताब में ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। हमारी काबिलियत और हमारे करियर के लिए ये केस एक बदनुमा दाग बन गया है। सीबीआई को ये केस दूसरे दिन ही चढ़ा गया था। सोचो, सीबीआई की ना चढ़ी तो हमारी कहाँ चलती। पर सर, सतीश सिन्हा ने तो हमारे सामने गुनाह कबूल किया था, फिर भी बरी कर दिया। यही तो खेल है। सीबीआई अगर केस ना लेती तो बहुतों की नौकरी जाने वाली थी। सुदर्शनी बेडशीट थी ना? हाँ थी। सुना है बहुत खूबसूरत थी। यस, और उसकी खूबसूरती उसकी परेशानी की वजह बन गई। उसकी किस्मत तो देखो, एक लॉ स्टूडेंट होने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। वो बार बार कहती रही, जताती रही, लेकिन मानसी, वापस चलते हैं। भैया कितने पैसे हुए? मुझे ठीक से खाने तो दिए। मानसी, सामने सतीश खड़े हैं, वो मुझे परेशान करेगा। चल घर चल। तो इसका कुछ करते क्यों नहीं? हर बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हूँ, माफीनामा लिखेगा, सॉरी बोलेगा और फिर वहाँ से वही की वही। आज तक इतना बेशर्म लड़का ना मैंने नहीं देखा। चल मानसी। सतीश, छोड़ो उसे। हाथ छोड़ो सतीश, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को लग रही है सतीश। सतीश छोड़ो उसे, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। छोड़ो उसे। सब लोग देख रहे हैं सतीश, क्या तमाशा बना रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो सतीश, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लग रही है। छोड़ो सतीश। चल। थक चुकी थी वो। 11 बार 11 टाइम्स उसने सतीश की कंप्लेन की थी। पागल करके रख दिया था उसने। वो अपने चाचा जी के साथ आराम से सरोजनी नगर में रहती थी, लेकिन सिर्फ सतीश की वजह से उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया। वो ग्रेटर कैलाश में आ गई, लेकिन फिर भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तुम भी तो लॉयर हो, तुमको क्या लगता है? सारे सबूत सतीश के खिलाफ थे, लेकिन केस को ऐसे रफा दफा कर दिया जैसे कोई पॉकेट मार का केस हो। हमें सुदर्शनी को इंसाफ दिलाना होगा एंड हमें उसके लिए खड़ा होना होगा। हमारे घर को उजाड़ के अपनी गृहस्थी बसा रहा है वो। ऐसे लगता है मानो चिढ़ा रहा है हमें। ये जताने की कोशिश कर रहा है कि एक लड़की के माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। आपको कुछ तो करना होगा। क्या इस देश में ऐसी कोई अदालत नहीं है, ऐसा कोई जज नहीं है जो एक माँ की आवाज सुन सके? सिन्हा साहब, अब हम क्या कहें? रागिनी और सतीश दोनों खुश हैं तो? सतीश को हम जानते हैं, वो बोलता नहीं है, पर हमें पता है रागिनी इसे पसंद है। पर वो आपका केस अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, केस तो कब का क्लियर हो गया, कोर्ट ने बरी भी कर दिया है। अरे वो तो इसे फंसाया गया था। देखिए, रागिनी हमें पसंद है। ठीक है सिन्हा साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देश के लोगों के लिए आजमाइश की घड़ी थी। कड़ी निराशा और रोष समाज के हर वर्ग में दिखाई दे रहा था। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी कुछ कहा और सुना जाने लगा था। इंसाफ के लिए लोगों की पुकार बुलंद हो गई थी। भारत अब पहले जैसा नहीं रह गया था। हालात बदल रहे थे। लोगों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी थी। लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का जनहित के लिए कार्य करना और उनमें भाग लेना शुरू हो गया। टेलीविजन और न्यूज मीडिया की भी एक बड़ी और मुख्य भूमिका उभर कर सामने आई। सीबीआई ने बड़े अपराधों की तहकीकात में मुख्य रोल निभाया। अदालतों ने कड़ा रुख इख्तियार किया और लोगों ने अपनी आवाज उठाना और न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाया, उसे जोड़ा
और पहली बार सभी नागरिक एक साथ आए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस बार वो हाई कोर्ट से बच नहीं पाएगा और हमें भी ध्यान देना होगा कि उसे उसके जुर्म की सजा मिले। सर सबूत तो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था। बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ में हमने इस केस पे काम किया था और हमें अपने दामन से दाग भी मिटाना है। लेकिन एक बात की खुशी है, भले देर से ही सही, लेकिन इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों पर इस केस को लेकर बहुत अजीब सा लग रहा है। इतनी सलीके से इन्वेस्टिगेशन की, सुदर्शनी के कहने पे अपना एक आदमी भी उसकी सिक्योरिटी में लगा दिया। क्या नाम था उसका? सर नागेंद्र सिंह। मुझे भी याद है सुदर्शनी पहली बार खुद यहाँ आई थी। सब प्लीज़ हेल्प मी। उसने मेरा बाहर आना जाना सब मुश्किल कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। सब प्लीज़ आप कुछ कीजिए। सतीश सिन्हा, वो सिन्हा साहब का लड़का है ना? हाँ सर। सर इतनी बार माफीनामा लिखकर दे चुका है लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। सर आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लो। रिलैक्स मैम, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं अपना एक कांस्टेबल आपकी सिक्योरिटी के लिए लगा देता हूँ। ओके? नरेंद्र जी आप कल बता देते ना। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं पापा मम्मी को ना 30,000 ड्रॉप करने जा रही हूँ, फिर सीधा वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। आप वहीं पर आ जाइएगा। ठीक है, ओके। रेडी? चलो चले। पापा अपने पेपर्स रख लिए सारे? हाँ मैंने तो रख लिए, लेकिन तेरी मम्मी से पूछ उसने रखे या नहीं रखे। बस हो गए शुरू। आपको तो मौका मिलना चाहिए कुछ बोलने का। हे भगवान बस करिए, नो आर्ग्यूमेंट। चलिए। संभल के जाना बेटा, अकेली जा रही हूँ। बाय बाय। सॉरी मैडम, वो आ जाने में थोड़ा लेट हो गया मैं। अरे कोई नहीं नागेंद्र जी, आप एक काम करिए, आराम से बाहर ही बैठिए, मैं कॉलेज जो कराती हूँ। ठीक है। ये ठीक रहेगा एकदम से। हमें लेट तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं मैडम, चलिए। चलिए चलते हैं। मेरी वजह से हमेशा लेट नहीं होता है। बाय सुदर्शनी। नागेंद्र जी आप एक काम करिए, आप लंच करके ना आराम से 5:30 तक आ जाइए। मैं घर पे ही हूँ। जी मैम। दीदी खाना ले आऊं? हाँ ले आओ। ठीक है। दीदी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। क्यों? साउथ एक्स पे मेरा दोस्त आ रहा है, मैं मिलके आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है दीदी।
सुदर्शनी बात सुनो प्लीज, प्लीज बात सुनो। देखो तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया, इसलिए मैंने कॉलेज में सिर्फ एप्लीकेशन डाला। तुमने 11 बार कंप्लेंट किया, बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है मुझे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन डाला है। मैं तंग आ चुका हूँ यार इन सब चीज़ों से, मैं बाहर आना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ बैठ के मेरे साथ 2 मिनट बात कर लो। सुदर्शनी मैं मानता हूँ मैंने तुमको परेशान किया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार बात नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो सुदर्शनी, आई एम रियली सॉरी यार, इवन आई वांट टू मूव ऑन। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो प्लीज़। सुदर्शनी मैंने तुमको बोला था ना कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना दुनिया में कोई नहीं करता। तुम इसलिए अंदर आए थे ना, दिखा दी ना अपनी औकात, बाहर निकले वैसे। मुझे कोई बात नहीं करनी, गेट आउट। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मुझे कोई बात नहीं करनी है सतीश, प्लीज निकलो बाहर से, निकलो। सतीश गेट खोल। सतीश कुंडी क्यों लगा रहे हो? मेरी बात सुनो यार तुम। सुदर्शनी भागो मत, बोल रहा हूँ ना। सुदर्शनी यह घटना किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थी। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना थी जो हम चाहते थे कि कभी ना घटती। इस घटना ने सुदर्शनी के उज्जवल जीवन को समाप्त कर दिया था। उसके माता पिता की जिंदगी बिखर गई थी। एक पिता के लिए, तहकीकात करने वाले अफसरों के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए यहीं से शुरुआत हुई इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। इस केस के द्वारा पूरे देशवासियों को खुलकर यह पता चला कि किस तरह से केसेस को अदालत में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, किस तरह से एक ओपन एंड शट केस अदालत में पेचीदा बन जाता है और किस तरह से अपराध को अदालत में साबित करना कठिन हो जाता है। गाड़ी तो मैडम की यहीं पे, कहाँ गई है मैडम? मैडम 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 हेलो, ग्रेटर कलरपुर स्टेशन, मैं कांस्टेबल नागेंद्र पॉल बात कर रहा हूँ। सर आप बताइए तो सही, मुझे लेके जा क्यों रहे? सर आप मेरी बात सुनिए, मैंने किया क्या है बताइए तो सही कम से कम। सर आप ऐसे नहीं ले जा सकते मुझे, प्लीज आप बात समझिए। सर आप किसी से भी पूछ लो मैं कहाँ था। कहाँ थे तुम? ये तो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहा था। अब मैं जाऊँ सर? ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुर्सी से लगी या बेंच से? सर ये पुरानी चोट है, ब्लड लेके गिर गया था। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ और इनकी नई पुरानी सारी चोटों का मेडिकल टेस्ट कराओ, और हाँ इनके आसपास मोहल्ले में ही पूछताछ करो। सर एक मिनट, इसके लिए मेडिकल की क्या जरूरत है सर? अरे आप तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको तो पता होगा कि फॉर्मेलिटी के लिए सब करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर इसके लिए मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कितनी है वो हमको पता है, आप उठिए। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बुलेट लेके गिर गया था, मामूली सी चोट है सर, मेडिकल की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चलिए। एक मिनट सर, मेडिकल की क्या जरूरत है सर? आ जाइए। सर 5 बजे करीब मैंने सतीश को घर के अंदर जाते हुए देखा था, और लगभग 5:30 के करीब वो घर से बाहर निकला और बाइक पर बैठ के निकल गया। और हाँ सर एक बात और, उसका हेलमेट आगे से टूटा हुआ था।
सर सतीश सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से माइनर फ्रैक्चर है लेकिन फ्रेश है। इस केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच की, लेकिन सतीश सिन्हा के पिता पुलिस में वरिष्ठ ओहदे पर थे, इसलिए घटना के कुछ ही दिनों में इस केस की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई। ये सुदर्शनी मंटो की केस फाइल है। जैसा कि कहा गया कि आगे की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे। मैंने सारे एविडेंसेस भी जमा करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के आधार पर सीबीआई ने सतीश सिन्हा के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ सीबीआई को बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया था। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो ना करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। फांसी दो! सतीश को फांसी दो! सतीश को फांसी दो! सतीश को फांसी दो! सांप को बहाल करो! सांप को बहाल करो! केस को फिर से खोलो! केस को फिर से खोलो! गुनहगार को सजा दो! गुनहगार को सजा दो! लोगों के आवाज उठाने के बाद सन 2000 में सीबीआई ने लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील दायर की और सतीश सिन्हा के लिए मौत की सजा की मांग की। पर जैसे हर कोई इस केस को भूल गया था, सन 2000 से 2006 तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 2006 में कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के छूट जाने के बाद हमारी न्यायिक व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में खड़ी थी। लोगों की आवाज फिर बुलंद हो रही थी। ये एक नया भारत था जो बड़ी आसानी से चीजों को नहीं छोड़ सकता था, पीछे नहीं हट सकता था, खामोश नहीं रह सकता था। इस समय तक सतीश ने विवाह कर लिया था, वो अपनी कानूनी प्रैक्टिस भी करने लगा था और उसका जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन इस पूरे मुकदमे के दौरान सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस बार सुदर्शनी को इंसाफ मिलेगा, और अगर हां तो कैसे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। सेशन कोर्ट और अब हाई कोर्ट ओपन हो रहा है। इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, और याद रखना कि ये हमारे लिए आखिरी चांस है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो क्राइम सीन पे सतीश सिन्हा को देखा गया था, और जिन दो लोगों ने सुदर्शनी के घर के बाहर सतीश को देखा था, उनके बयान के अनुसार टाइमलाइन इज परफेक्ट इन सिंक। तकरीबन शाम 5 बजे मैंने सतीश सिन्हा को अपनी काली बुलेट से घर के बाहर आते हुए देखा था। उसके बाद ये उतर के घर के अंदर चले गए और इनके हाथ में एक काले रंग का हेलमेट भी था। शाम 5:30 बजे के करीब मैंने इनको घर से बाहर निकलते हुए देखा। योर ऑनर, किसी को आते जाते देख लेने से कोई कसूरवार नहीं बन जाता। क्या इनमें से किसी ने भी मौके वारदात पे मेरे मौकिल को देखा? बाहर तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं। क्या इस बिना पर उन्हें कसूरवार ठहराया जाए, उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए? ये दामोदर पंडित जी का बयान, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने 5 बजे सतीश को घर में जाते हुए देखा था। और ये है श्री पवन शर्मा का बयान, जिसके अनुसार उन्होंने शाम को 5:30 बजे सतीश सिन्हा को उसके घर के बाहर आते हुए देखा है। घर के आसपास घूमने से किसी को मर्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट सतीश कुमार सिन्हा उस दिन सुदर्शनी मंटो से मिलने उसके घर गए, लेकिन उसके बाद वो अपनी कॉलेज गए, उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। योर ऑनर, यह है वो लिस्ट उन गवाहों की जो इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार है। यस सर, सतीश उस दिन हमारे साथ ही लेक्चर अटेंड कर रहा था। योर ऑनर, जब यह केस सीबीआई को सौंपा गया है तो इस केस की पूरी तहकीकात हमने एक नए सिरे से की। अपनी पूरी टीम के साथ में हर सबूत को टटोला। मौका वारदात पे जितने भी सबूत जमा किए गए थे, उन सारे सबूतों की जांच पड़ताल फिर से की। आई विटनेस दामोदर पंडित और पवन सिंह, इन दोनों से पर्सनली जाके इन दोनों का बयान लिया।
योर ऑनर, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सुदर्शनी मांटो के घर से सतीश सिन्हा के क्लासेस तक का सफर मैंने बाइक पे तय किया। तकरीबन 35 मिनट लग गए। इस बात से यह पुष्टि होती योर ऑनर कि सतीश सिन्हा अपने कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हुए देखे तो गए, लेकिन ये वहां दरअसल लेट पहुंचे और शुरू के लेक्चर्स भी इन्होंने मिस किए। सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सतीश सिन्हा लेक्चर में 10 मिनट लेट पहुंचे थे। उन्होंने सुदर्शनी के घर से कॉलेज तक की दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से तय की थी और जिसके लिए उन्हें 35 मिनट का समय लगा था और ये सतीश सिन्हा के टाइमलाइन से परफेक्टली मैच होता है। योर ऑनर, सतीश की इंजरी 15 जनवरी की है और ये रही उसकी रिपोर्ट। सर ये पुरानी चोट है, ब्लड लेके गिर गया था। सीबीआई के पास क्या प्रूफ है कि यह घटना 24 घंटे के अंदर हुई है? जज साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की हाथों की चोट ताजा थी। योर ऑनर, इनके हाथ के एक्सरे को जब बारीकी से चेक किया गया तो यह बात सामने आई कि उनकी जो एक्सरे रिपोर्ट है वो डिफरेंट एंगल से ली गई है और योर ऑनर ये इसलिए किया गया ताकि घाव के ऊपर जो कैलस फॉर्म होता है उसको अवॉइड किया जाए, वो ना दिखे। और इस बात की पुष्टि हमने खुद डॉक्टर साहब से उनके स्टेटमेंट से करवा ली है। सतीश सिन्हा के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सतीश सिन्हा के हाथ का फ्रैक्चर बिल्कुल फ्रेश था, मतलब 24 घंटे के अंदर ये फ्रैक्चर हुआ था। ये दोनों रिपोर्ट्स एक सीबीआई ने पेश की है और दूसरी डिफेंस ने। दोनों रिपोर्ट्स में एक्सरे का एंगल अलग अलग है, जिससे ये साबित नहीं होता कि जनवरी का एक्सरे सतीश सिन्हा का ही है। और डॉक्टर की डिटेल रिपोर्ट के अनुसार ये चोट घटना के आसपास की ही थी। सुदर्शनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके चेहरे पर किसी चीज से बार बार वार किया गया था और जिस हेलमेट के वाइजर के टुकड़े सुदर्शनी के डेड बॉडी के पास मिले थे वो उसी हेलमेट के हैं जो सतीश सिन्हा के घर में से बरामद हुए। सर, हेलमेट का वाइजर टूटा हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? एक ही रंग के, एक ही ब्रांड के दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? क्या यह जरूरी है कि सीबीआई को जो हेलमेट के टुकड़े मिले हैं वो मेरे मौकिल के हैं? क्या यह इत्तेफाक नहीं हो सकता योर ऑनर? वैसे भी मेरे मौकिल का वारदात से 14 दिन पहले मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था और इनका हेलमेट टूट गया था। योर ऑनर, हमने तहकीकात की और यह बात साबित हो गई कि सतीश सिन्हा की बाइक का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। सुदर्शनी के घर आते वक्त सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, घर से वापस जाते समय सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, सुदर्शनी के लाश के पास हेलमेट के वाइजर का टुकड़ों का पाना और उसी टूटे हुए हेलमेट का सतीश सिन्हा के घर से बरामद होना इन तमाम वाकया को सच साबित करता है, क्योंकि जो हेलमेट के वाइजर के टुकड़े बच गए थे उनसे टूटे हुए टुकड़े मैच कर लिए गए थे। ब्लड सैंपल की बात जो प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, इनके अनुसार मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था और सर यह है उसकी रिपोर्ट। सर, हैदराबाद लैब के मुताबिक उनके पास 12 ml ब्लड पहुंचा, जबकि मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था। तो फिर 8 ml ब्लड कहां गया? योर ऑनर, इट्स क्लियर केस ऑफ टेम्परिंग विद ब्लड सैंपल्स। वैसे दिल्ली से हैदराबाद जाते जाते काफी चीजें बदली जा सकती। योर ऑनर, हमारी ऑफिशियल टीम डीएनए सैंपल लेकर खुद हैदराबाद गई थी। मैंने पर्सनली वो सैंपल डॉक्टर रेड्डी को हैंडओवर किया। सैंपल की क्वांटिटी 12 ml थी योर ऑनर, लेकिन उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, कोई टैंपरिंग नहीं की गई थी। और डीएनए टेस्ट के लिए योर ऑनर जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर फॉलो किया गया था। सैंपल चाहे 20 ml हो या 12 ml, मगर वो सतीश के डीएनए से मैच हुआ है और डीएनए टेस्ट को गलत माना नहीं जा सकता। सीमेंट ट्रेसेस फाउंड एट द क्राइम सीन आर ऑफ सतीश सिन्हा, जो कि हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया है।
योर ऑनर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सभी मिस कर रहे हैं कि हाइमन वॉज नॉट रप्चर्ड, मतलब रेप हुआ ही नहीं। और अगर मेरे क्लाइंट सतीश सिन्हा ने रेप नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसने मर्डर भी नहीं किया। यह बात रिपोर्ट में आ चुकी है योर ऑनर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ये उस पे भी डिपेंड करता है। सीमेन के ट्रेसेस अंडरगारमेंट में मौजूद थे और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट्स में हो चुकी है। रेप वॉज कमिटेड और इस बात की गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दे रहे। किसी ने रेप के बाद सुदर्शनी को कपड़े पहनाने की कोशिश भी की थी और यही रीजन है कि इतने भारी सर्दी में भी सुदर्शनी का स्वेटर बेड पर पड़ा हुआ है। और सुदर्शनी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उसके चेस्ट और बॉडी पे जगह जगह ब्रूटली काटने के निशान पाए गए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ रेप। सीमेन का डीएनए सतीश से मैच होने के कारण यह प्रूव होता है कि रेप और मर्डर सतीश ने ही किया है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो न करने पर यह अदालत मानती है कि मुल्जिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए यह अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। सारे गवाहों और बयानात को मद्देनजर ये अदालत सतीश सिन्हा को सुदर्शनी मंटो का बलात्कार करने और हत्या करने का दोषी मानती है और इंडियन पेनल कोड धारा 302 और 376 के तहत सतीश सिन्हा को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके और हम लोग रात को फिर सेलिब्रेट करेंगे। और फिर क्या कहेंगे? इनजस्टिस इन एनी वे इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। क्यों पापा? बेटा, आज तुझे इंसाफ मिल गया, पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए तू आज हमारे साथ नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सतीश सिन्हा को इस केस में बाइज्जत बरी करने का निचली अदालत का फैसला सरासर गलत था। इस फैसले ने इंसाफ का खून किया था और न्यायिक सच्चाई को कुचला गया था। विशेषकर डीएनए टेस्टिंग में कोई खामी नहीं थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और फोरेंसिक पक्के थे। बहरहाल बेंच ने लोअर कोर्ट की खामियों पर गौर करते हुए ये माना कि पुलिस ने सतीश के खिलाफ सुदर्शनी की शिकायतों को नजरअंदाज किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, और चूंकि सतीश के पिता पुलिस महकमे में एक ऊंचे ओहदे पर थे, उसके साथ नरमी बरती गई। फैसले में कहा गया कि छोटे अफसर बड़े अफसरों के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से, उन पर एक्शन लेने से कतराते हैं। जजेस की बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले से यह महसूस किया कि दिल्ली पुलिस की कार्य पद्धति इस बात को उजागर करती है कि कानून की गाज कानून के रखवालों और उनके परिवार वालों पर नहीं गिर सकती।
2007 में सतीश सिन्हा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की और उच्चतम न्यायालय ने 2010 में सतीश की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सजा सुनाए जाने के बाद सतीश सिन्हा कई बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। हमने ये केस आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम में से कोई भी सुदर्शनी या उसके परिवार की जगह हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि जुर्म थम जाए, तहकीकात तेज हो, न्याय सटीक हो, तो हम सबको एक योग्य और कुशल भूमिका निभानी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। और आइए अब रुख करते हैं क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के दूसरे केस की तरफ, जो एक औरत की कोमल, भावुक और ममतामयी छवि के बिल्कुल विपरीत अमानवीय और निर्दयी होने की एक दुर्लभ घटना का असाधारण उदाहरण बनकर सामने आता है। इस श्रृंखला में हम आपको ऐसे केसेस दिखाने जा रहे हैं जो इंसान के और इंसानियत के आदर्शों के विपरीत हैं। ऐसा लगता है जैसे बौद्धिक, सामाजिक और तकनीकी विकास के साथ अपराध ने भी नए आयाम तय किए हैं। आए दिन इंसान इन अनगिनत अपराधों का शिकार बन रहा है। यहां तक कि कुछ केसेस तो न्याय प्रक्रिया को भी चुनौती देते हैं और इंसान के दिलो दिमाग पर डर की गहरी छाप छोड़ देते हैं। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत, ये किसी आम गुनाह की सजा नहीं है। अदालत ये सजा बेहद संगीन और असाधारण अपराधों में ही देती है और किसी महिला को सजाए मौत या फांसी की सजा होना असाधारण से भी असाधारण माना जाता है। आजाद भारत के कानून के इतिहास में रतनबाई वो पहली महिला थी जिसे न्यायालय ने 1955 में मौत की सजा सुनाई थी और तब से लेकर अब तक कुल 13 महिलाओं को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और इनमें से ही 2 बहनें हैं, सपना और रंजना भोयर, जो जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की उल्टी गिनती गिन रही हैं। रंजना और सपना भोयर 2 बहनें जिन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी मां रुक्मणी भी इस सजा में भागीदार होती अगर तहकीकात के दौरान ही उसकी मौत ना हो जाती। सवाल यह है कि इतनी साधारण सी दिखने वाली ममता की प्रतिमूर्ति, अपने परिवार और बच्चों पर जान छिड़कती ये महिलाएं किसी जघन्य अपराध को अंजाम दे सकती थीं, और वो भी ऐसा अपराध जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा दी जाए। आखिर इन्होंने ऐसा क्या अमानवीय जघन्य अपराध किया था जिसके लिए सदियों में किसी को दी जाने वाली मौत की सजा इनके नाम हो गई थी। सुषमा, सुनो ना, आज कोशिश करना जल्दी आ जाओ। मेधा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी आई की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मेधा को लेकर आई के पास जाऊंगी, तो देवकी के पास आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आधे एक घंटे में आ जाऊंगा। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? वो बाबा, हम लोग कुछ दिनों के लिए नासिक रहने आए हैं आई के साथ। आई का बहुत मन है मेधा को मिलने का, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए आई ने हमें इधर भेजा है ताकि हम मेधा को लेके जाएं। हाँ बाबा, मेरा भी बहुत मन करता है अपनी छोटी बहन को मिलने का, उसके साथ खेलने का, वक्त बिताने का। बाबा सच में बहुत याद आती है उसकी। देखो, मेधा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। बाबा, हम उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम उसको टाइम पे खाना, दवाई सब दे देंगे। बाबा भेज दो ना, पता नहीं हम नासिक वापस कब आएंगे और उससे मिल भी पाएंगे या नहीं। हाँ बाबा, हम आपके घर के पास वाली धर्मशाला में रुके हुए हैं, चाहिए तो आप मेधा को देख के जाओ। भेज दो ना उसे। देखो मैं, सुनिए ना, जाने दीजिए ना, सौतेली है तो क्या हुआ, है तो बहन ही, मिलने का तो मन करता ही होगा। तुम लोग रुको, मैं मेधा की दवाइयाँ लेकर आती हूँ, बस टाइम पे दवाइयाँ दे देना। हाँ मेधा, उठो, देखो कौन आया है। चलो चलो चलो, ये दीदी है, खेलना उनके साथ। मैं तुझे ताई, सपना ताई। ये लो दवाई। चलो, आई इंतजार कर रही है। हाँ बाबा, आप इसको लेने आना। हाँ, मेधा को लेने आना। हाँ? क्या जरूरत थी भेजने की? तुम मना भी तो कर सकती थी। अब जाने भी दीजिए,
कल पूना से एक औरत आई थी, उसके साथ 2 लड़कियां भी थी। कौन से रूम में है वो? वो लोग तो कल रात को ही चले गए, बहुत जल्दी में थे वो। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। हाँ, 2 लड़के थे और एक लड़की भी थी। आपकी पहली बीवी और बेटी ने आपकी बेटी को किडनैप किया, मतलब आपकी पहली बीवी ने अपनी दूसरी बेटी और आपकी बेटी ने अपनी बहन को किडनैप किया? हाँ साहब, ये अगवा करने वालों में मेरी पहली बीवी, उसकी बेटी रंजना और मेरी सगी बेटी सपना, ये तीनों लोग थे। अगर वो आपकी सगी बेटी थी तो फिर वो अपनी बहन को क्यों किडनैप करेगी? पता नहीं सर, शायद बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आप थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि हम इस केस को समझ सके। सर मैं मिलिट्री में था सर, पुणे कैंप में। मेरी मुलाकात रुक्मणी से हुई। हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर हमने शादी कर ली। लेकिन सर उसकी एक शादी पहले ही हो चुकी थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था, उसकी एक बेटी थी रंजना, फिर हमारी एक बेटी हुई सपना। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। कैसी हरकत है? जेब काटने की। मैंने उनको समझाया सर, पर उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि मेरी बेटी सपना को भी उन्होंने अपने रंग में रंग लिया। उसे भी जेब काटने की ट्रेनिंग देने लगे। रुक्मणी बहुत ढीठ औरत है साहब, तंग आकर मुझे उसको छोड़ना पड़ा। फिर मुझे सुषमा मिली और मैंने इससे शादी कर ली। हम लोग नासिक शिफ्ट हो गए साहब। जब आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर आपने अपनी बेटी को उनके साथ भेजा क्यों? बुरा वक्त था साहब, क्या बोलूं। आपके पास अपनी पहली बीवी और बेटी का कोई फोटोग्राफ है? नहीं साहब। कुछ आइडिया है वो कहाँ रहते हैं? कोई टेम्पररी या परमानेंट एड्रेस? पूना में कहीं रहते हैं, बस इतना ही पता है। लाखों की आबादी में 3 महिलाओं को ढूंढना, और वो भी सिर्फ उनके नाम की जानकारी के आधार पर, ये बहुत मुश्किल जान पड़ता है। रुक्मणी, रंजना और सपना को ढूंढने के लिए नासिक पुलिस ने पुणे पुलिस से संपर्क किया। पुणे पुलिस की हर संभव कोशिश के बाद इन तीनों का कुछ पता नहीं चला। मेधा को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे। किरण और सुषमा की आंखें आस लगाए नहीं थक रही थी कि न जाने कहां से उनकी बेटी अचानक उन्हें पुकारती हुई चली आए या उसके बारे में कोई खबर मिल जाए। रंजना, तुम लोग मेधा को लेकर गई थी ना? कहाँ है वो? किस हाल में? मेरी मेधा मुझे वापस दे दो। छोड़, भूल जा मेधा को, अब वो तुझे नहीं मिलने वाली। मतलब तुम लोग कहना क्या चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तूने हमारे आई की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा घर उजाड़ दिया। जैसे हम अपने बाप के लिए तरसते ना, अब तू अपनी बेटी के लिए तरस। नहीं मिलेगी कभी तुझे वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। चल मेरे बात को सुनो। क्या हुआ? मैंने उन्हें मार्केट में देखा। कौन? किन्हें देखा? कहाँ? सपना और रंजना को। किरण, हाँ? किरण यहीं पे थे। कहाँ चले गए? ठीक से याद है तुझे? किरण मुझे अच्छे से याद है, मैंने यही देखा था। किरण ने तुरंत इस घटना की सूचना नासिक पुलिस को दी और नासिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस सपना, रंजना और रुक्मणी का पता लगाने में नाकामयाब रही। इन तीनों के नासिक में होने ने किरण और सुषमा की तो नींद उड़ा दी थी। डर 24 घंटे उनके साथ था कि अब उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली थी। सुषमा, देवकी को स्कूल के गेट पर ही छोड़कर मत आ जाना। तब तक वहीं रुकना जब तक वो स्कूल में अंदर नहीं चली जाती। जब तक ये अंदर नहीं चली जाती मैं वहीं पे रुकती हूँ, और लेने भी स्कूल छूटने के 1 घंटे पहले पहुंच जाती हूँ। जब तक ये घर वापस नहीं आती
अजीब सी घबराहट होती है। रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत हो, कहीं मेधा की तरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ, फालतू की बातें मत सोचा कर। स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई है मेरी, कह रहे हैं वो ध्यान रखेंगे इसका, और कुछ भी होगा तो सबसे पहले हमें खबर करेंगे। सब ठीक करेगा भगवान। देवकी कशी आहेस? लक्षात ठेवा तिच्यावर. काही काळजी करू नका, मी आहे ना. अरे देवकी बात है, उसको बुला दो, जाओ। उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है, हम उसको लेने आए। जाओ बुला दो। ऐसे नहीं बुला सकती, बच्चे को लेके जाने के लिए माँ बाप की परमिशन लगती है। अरे अभी तो बताया ना कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके आई बाबा उसके साथ है, इसके लिए हमको भेजा है उसको लाने को। तभी भी उसे नहीं ले जा सकते, उसके माँ बाप बोलेंगे या आएंगे तभी लेके जाएंगे। अरे लेकिन अच्छा ये लो, ये आप तो उसे भेजो ना। ज्यादा शांति करती है क्या? प्रिंसिपल को बता दूं? हाँ जा, जो करना है कर ले, देख लेंगे तुझको हम। क्या समझती तू अपने आप को? चल देख लेंगे तुझे, देख लेंगे। किरण, क्या हुआ? देवकी के स्कूल से फोन आया था, प्रिंसिपल ने कहा कि 2 लड़की आई थी देवकी को साथ ले जाने के लिए। तुम फौरन स्कूल जाओ और देवकी को लेकर आओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। चलो। रंजना और सपना की देवकी को अगवा करने की कोशिश एक स्कूल कर्मचारी की सूझबूझ की वजह से नाकाम हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस पिछले 2 महीनों से रुक्मणी, रंजना और सपना के कारनामों को पिछले 10 सालों की चार्जशीट में तलाश कर रही थी, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। इन तीनों के नाम उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स में मिले, जिसमें इन पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज थे, और जिसके लिए ये 8 महीने की सजा भी काट चुकी थी। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और पुलिस की भी यही स्थिति थी। उनके पास इन तीनों का अभी का पता नहीं था, लेकिन इन तीनों के फोटोज और कुछ पुराने एड्रेसेस थे, जिसको आधार बनाकर उन्होंने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया, और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और उन्हें इन तीनों का नया पता मिल गया। पुणे पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारने की तैयारी की, इस उम्मीद में कि शायद अब मेधा केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्हें आभास भी नहीं था कि सच कहीं ज्यादा भयानक और कुरूप होगा। काय पाहिजे? सरका बाजूला. अरे चला. अरे क्या हो रहा है? सपना और रंजना कौन है? मेधा मात्रे कहाँ है? कहाँ है मेधा मात्रे? हम किसी मेधा मात्रे को नहीं जानते। मेरे बेटे को हाथ लगेगा तो हाथ तोड़ डालोगी तेरा, छोड़ूंगी नहीं, तो डालोगी नहीं, तो डालोगी। मेरे बेटे को मारना नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूं। सर, ये रहे मनीषा। सारा घर अच्छे से चेक करो। यस सर। सर
सर ये फोटोग्राफ्स मिले। रुक्मिणी के बेटे के बर्थडे के फोटोज हैं। कांबले, ये फोटो लेकर जरा आस पड़ोस में पता करो, इसमें जो बच्चे हैं ये आस पड़ोस के ही बच्चे हैं या बाहर के हैं। हो सकता है कि इन बच्चों में से किसी ने मेधा को देखा हो। ठीक है सर। सर ये कुछ बच्चों के कपड़े मिले। ये रुक्मिणी के तो 2 पोते हैं ना सर? ये लड़कियों के कपड़े हैं, क्या कर रहे हैं? और अलग अलग साइज के कपड़े हैं, मतलब अलग अलग उम्र की लड़कियां हैं। अच्छा, इस फोटो में जो बच्चे हैं इन्हें पहचानती है? हाँ, इनमें से ज्यादातर बच्चे यही के हैं। लेकिन साहब इस बच्चे को मैं नहीं जानती, पहले कभी इसे इस एरिया में नहीं देखा। इसे पहचानती हैं? इसे कभी देखा इस एरिया में? साहब यहाँ तो बच्चे आते रहते हैं, कोई 2-3 महीना रहता है तो कोई 10-12 दिन में चला जाता है। पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। मैंने तो उनको 1-2 बार पूछा भी था। पिछले 3 सालों में कम से कम 10 से ज़्यादा बच्चे हमने देखे यहाँ पे। उनका वो दामाद है ना सूरज, उसके साथ में अलग अलग बच्चे दिखते हैं। अरे वाह। अच्छा, ये लोग काम क्या करते हैं? काम क्या साहब, पॉकेटमारी करते हैं। 1000 बार तो पुलिस पकड़ के लेके गई, लेकिन कोई फायदा नहीं, सुधरते ही नहीं है। वापस आके फिर वही काम शुरू। इनका जो दामाद है सूरज, क्या वो भी यहीं रहता है? घर जमा है ना साहब, कहाँ जाएगा? वो भी इधर, उसकी गाड़ी भी यहाँ। वो देखो साहब, उसकी गाड़ी। कमले, यहाँ तो ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे ये साबित हो सके कि मेधा यहीं थी, लेकिन कुछ बच्चियों के कपड़े मिले हैं और रुक्मिणी के दोनों पोते हैं। इस तरह से लड़कियों के कपड़े, वो भी अलग अलग साइज के हैं। सर, पड़ोसी का भी कहना है कि उन्होंने इनके घर पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा है। और सर, ये सूरज की कार है। सर, अगर वाकई इनके घर में कुछ चल रहा था तो हो सकता है कि उसके सबूत इस कार में भी मिले। सर, हमें इस कार की फॉरेंसिक टेस्ट कराना चाहिए। बोलो। और जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम करती है, हम जरा इन चारों से पूछते हैं कि बच्चे कौन है? कौन से बच्चे? वही जो तुम्हारे घर मेहमान बनकर आते थे और अचानक गायब हो जाते थे। किसके बच्चे थे वो? वो तो हमारे रिश्तेदारों के बच्चे थे साहब। कौन से रिश्तेदार? नाम एड्रेस दो जरा, हम भी तो पता करें। उसमें पता क्या करने का? रिश्तेदारों के बच्चे नहीं होते क्या? और कौन बोला 10-12 बच्चे देखे? 10-12 नहीं साहब, एक 2-3 ही बच्चे आए होंगे। 6-7 बच्चे होंगे सब। वो गांव से कोई इधर घूमने को आते थे ना, तो उन्हीं के बच्चों को देखा होगा। किसके गांव से? तेरे या तेरी बीवी के? गांव के बच्चे नहीं थे साहब, वो तो मेरी सहेलियों के बच्चे थे। वो जब घूमने जाती थी ना, तो अपने बच्चों को मेरे इधर छोड़ के जाती थी। और तुम घर पे बैठ के उनकी देखभाल करती थी? अरे साहब, अभी कोई देखभाल करने को बोला तो मना नहीं कर सकते ना, वो भी अपनी बहन के बच्चे को। कितनी बहनें हैं तुम्हारी में? आई की बहन का है साहब, वो तो मेरे बहनों के बच्चे थे। लेकिन तुम्हारी तो सिर्फ एक बड़ी बहन है जो तुम्हारे साथ रहती है। फिर ये बाकी की बहनें और बच्चे ये सब कहाँ से आए? अरे सब मुझे क्या मालूम कहाँ से आते थे, पर इतना मालूम है कि आते थे और फिर कुछ दिन के बाद चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? कहाँ मतलब? अपने घर जाएंगे। साहब क्या हुआ है? हमने ऐसा कोई भला बुरा काम नहीं किया है और बच्चों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेधा से तो है ना। कहाँ है मेधा? कहाँ रखा है उसको? बोलो, मेधा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? साहब मैं तो जानता भी नहीं है मेधा कौन है। ये सारे लाइन से झूठ बोल रहा है। अब इनसे सच उगलवाने के लिए हमें ब्लड स्टेन्स और कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना होगा। कांबड़े, इन 2 बच्चों को पड़ोसियों ने नहीं पहचाना, इसका मतलब कि ये दोनों बाहर के हैं। लेकिन ये साबित कैसे हो? सर ये रुक्मिणी बहुत शोर मचा रही है। उसका कहना है उसके नाती को उसके पास छोड़ दे। गीता, मैं उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं बैठे। उनसे जाके कह दो कि बच्चे एनजीओ में हैं और सही सलामत है, और दोबारा अगर पूछे तो 2-4 रख भी देना। कांबड़े, कल सुबह दोनों बच्चों को बुलाओ, देखते हैं उन्हें कितना पता है। ठीक है सर। केदार, बेटा लो बिस्किट लो, क्रीम वाले बिस्किट हैं, बहुत अच्छे हैं। लो खाओ खाओ खाओ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये फोटो तुम्हारी बर्थडे पार्टी की है ना? हाँ। बहुत सारे बच्चे आए तुम्हारी पार्टी में, है ना?
वाह। अच्छा बताओ, ये सारे बच्चे तुम्हारे मोहल्ले के हैं? हाँ, अच्छा। वैसे कुछ बच्चे तो तुम्हारे घर पे रहने के लिए भी आते थे ना? ये राजा है। अच्छा, ये राजा है। तो ये किसके साथ आया था? आज ही और आई इसको लाई थी, पर ये ज्यादा दिन नहीं रहा था, ये चले गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये? अरे ये तो हमारा है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो बेटा ये अमर किसके साथ आया था? कौन लाया था इसको? इसको आई लाई थी, फिर ये मेरा दोस्त बना। कहाँ से लेके आई थी अमर को आज ही? पता नहीं, लेकिन अंकल उसके पापा के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, प्लास्टिक की नहीं, सचमुच की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अमर ने बताया। अच्छा, तो ये अमर तो अब आपके साथ नहीं रहता ना, ये कहाँ गया? वो तो नहीं पता कहाँ गया। बेटा तुम्हारे घर में ऐसे हमेशा रहने के लिए आते थे ना बच्चे? तो तुम कितने छोटे थे जब से बच्चे आते हैं इस तरह? इतना नहीं, इतना। ओह, तब तो आपके बहुत सारे दोस्त बने होंगे। तो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने बच्चे आके रहे हैं? कितने बच्चे थे बेटा? 4? 40? तीन महीने हो गए किरण, मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं किस हाल में होगी। किरण प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढो, छोटी बच्ची है वो। किरण मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ। सुषमा, सुषमा। सर, रुक्मणी के घर की दीवार पे जो खून के धब्बे मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। सर AB नेगेटिव है। मैंने मेधा के फादर से कंफर्म किया, मेधा का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। और सर रुक्मणी की फैमिली में भी किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं है। मतलब वो खून किसी और का है? इनके घर पे जो बच्चे आए शायद उनमें से किसी का हो सकता है सर, क्योंकि सूरज की कार में भी जो खून के धब्बे मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और किसी से मैच नहीं होता। मतलब ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, उससे आगे भी कुछ है। मेरा बच्चा। अब सूरज की बारी। बैठना, बैठ बैठ। क्रीम वाले बिस्किट हैं, मैं भी यही खाता हूं, लेना कामले। पुलिस को ना लोग गलत समझते हैं। अब तेरी सास, बीवी, साली, इनको हमने बच्चों से मिलवा दिया। बच्चा आया था साहब, मेरे को काय को नहीं मिलवाया? तेरे लिए उससे भी अच्छा एक प्लान है मेरे पास। देख, हम जानते हैं कि तुम लोग ये बच्चों को किडनैप करते थे, फिर उनको अपने चोरी चकारी के कामों में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन ये सारे काम तू नहीं करता था, वो 3 औरतें करती थी और तू उनके चक्कर में फंस गया। अब किसी के भी चक्कर में फंसा हो, सजा तो काटनी पड़ेगी। कितनी सजा होती है कामड़ा? सर कम से कम 10 साल के लिए जाएगा, या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे को उम्र कैद काय को होगी? अरे उम्र कैद तो बहुत कम बोल रहा है ये, फांसी भी हो सकती है। तेरी गाड़ी में और घर में खून के धब्बे मिले हैं। नहीं नहीं साहब, वो सब मैंने नहीं किया है, मैंने तो बस उनको। बोल ना। देख, तू सिर्फ ये बता तूने क्या किया है और उन 3 औरतों ने क्या किया है। अगर तू सब बताने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम तुझे सरकारी गवाह बना देंगे। सरकारी गवाह बनने का मतलब समझता है ना? तू सरकारी गवाह बन के हमें सब कुछ बताएगा, हम उनको सजा दिलवाएंगे। उसके बाद तू अपने बच्चों के साथ आजाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, जैसे अपने बच्चों के साथ रहना चाहता रहे, ठीक है? वरना फिर ये उम्र कैद तो तय है। सब खून हुए होंगे तब भी। खून हुए? कितने? पहले मेरे को सरकारी गवाह बनाओ साहब, फिर बताऊंगा।
पुलिस को संदेह था कि पूरे दशक में इन्होंने एक नहीं बल्कि कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया है, लेकिन रुक्मणी, रंजना और सपना अपने निर्दोष होने पर डटे हुए थे। आखिर पुलिस सच तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो पूरा सच ढूंढ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।